नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सहज चैनल में। आज का हमारा टॉपिक हिंदी से है कारक। कारक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले नंबर मैं बता दूं, कारक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप समास पढ़ेंगे तो समास में कारक का इस्तेमाल होगा, और अगर आप कारक अगर नहीं समझ पाए हैं तो समास को आप नहीं समझ पाएंगे, जैसे कि तत्पुरुष समास। ठीक है, तो वो मैं पहले आपको बता दूँ। जैसे कारक का जो ये वीडियो अच्छे से इसको देखिएगा और इसको समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं और कारक होता क्या है, बेसिकली किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है किसी सेंटेंस के अंदर। कारक के डिफिनेशन क्या है? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम मैंने बता दिया आपको। संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या है, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, जैसे कि मैंने बोला कि वह जाता है तो वह क्या है, सर्वनाम है। और कहता है राम जाता है तो राम क्या है, संज्ञा है। ठीक है, कि जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों वाक्य के, अब जैसे कोई सेंटेंस जब बनाया जाता है तो उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है। उस चीज़ को बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध, उनका किसका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। मतलब जिस शब्द से दो शब्दों के बीच में, सीधे अगर सिंपल सी बात करें कि जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, अब एक शब्द उस सेंटेंस के अंदर कई शब्द होंगे, एक शब्द होगा, दूसरा शब्द होगा, तीसरा शब्द होगा, चौथा शब्द होगा, उसके बीच में जो बीच में जो कनेक्टिंग वर्ड होगा, वो वर्ड जो होगा वो कारक कहलाएगा। अब वो कनेक्टिंग वर्ड कौन, किस प्रकार के कनेक्टिंग वर्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे राम ने खाना खाया, तो राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर राम ने खाना खाया, राम खाना खाया, तो ये थोड़ा सा अटपटा सेंटेंस लग रहा है। एक दोनों खाना खाया और राम के बीच में एक वर्ड मिसिंग लग रहा है जो सेंटेंस को बिगाड़ रहा है। तो हमने इस्तेमाल किया एक वर्ड ने, तो राम ने खाना खाया, तो ने जोड़ा खाना खाया से राम को। ठीक है, तो ने क्या है, कारक है। लेकिन ये किस प्रकार का कारक है उसको समझना है। जैसे परीक्षा में प्रश्न आ गया, राम ने खाना खाया, तो ने किस प्रकार का कारक है। तो कारक के प्रकार में जाएंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, अब प्रश्न आ गया कारक के कितने भेद होते हैं, तो याद कर लीजिए कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो कारक के होते हैं 8 भेद। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं, इसको याद कर लेंगे। कारक के, अब कारक में जो वर्ड, जो कनेक्टिंग वर्ड, आखिर में उसे कहते क्या हैं, एक्चुअल में क्या कहते हैं व्याकरण में। ठीक है, तो कहते हैं कारकों के बोध के लिए संज्ञा, फिर से संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय यानी चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, तो ने क्या है, एक विभक्ति है। तो ने जो कारक में जो शब्द कनेक्टिंग वर्ड, जो हम कनेक्टिंग शब्द जो कह रहे हैं हम, जो खाना खाया और राम को जोड़ने का काम कर रहा है, वो क्या एक प्रकार की विभक्ति है, उसको याद रखेंगे। क्या है, एक प्रकार की विभक्ति है। अब देखते हैं कौन कौन सी विभक्ति और कौन कौन से कारक हैं। कारक और विभक्तियां। कारक में कर्ता कारक एक पहला, दूसरा कर्म है कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। कर्ता यानी नॉमिनेटिव जिसे हम लोग बोलते हैं। अब कर्ता कारक जो होता है उसकी विभक्ति होता है ने। जैसे मैंने बोला राम ने खाना खाया, तो ने हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग देख ले कारक में की विभक्तियाँ क्या क्या है, फिर हम लोग इसके उदाहरण देखेंगे जिससे हमको समझ में आ जाए। कर्म को हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, इसकी विभक्तियाँ क्या होती है, उसकी विभक्ति होती है को। तो कर्ता ने कर्म को, करण जिसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं, से, तो कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान जिसे डेटिव बोलते हैं, को के लिए, को शब्द का इस्तेमाल करेंगे या के लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे। अपादान एब्लेटिव जिसे हम बोलते हैं से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। अब अपादान से अलग होने के संबंध में, अलग शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अलग होने के संबंध में, मतलब ये जो से अपादान, ये अब देखिए, अब यहाँ पर एक आपको कन्फ्यूजन होगी दो कारकों के बीच में। एक करण में भी से इस्तेमाल हो रहा है, अपादान में भी से इस्तेमाल हो रहा है। तो करण का जो से है, ये से के द्वारा या द्वारा कह सकते हैं, ये भी इस्तेमाल हो सकता है ये शब्द के द्वारा। और यहाँ जो अपादान है, ये से जो किसी चीज़ को अलग कर रहा हो, कि हम इस चीज़ से अलग हो रहे हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल आएगा तो अच्छे से क्लियर होगा। संबंध में जब जाते हैं
तो का, के, की, रा, रे, री का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जब अधिकरण में ज़्यादा लोकेटिव जिसे बोलते हैं, में या पर, किसी चीज़ के ऊपर या में, किसी से घर के अंदर, घर में, मेज पर, पेड़ पर, ठीक है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस आ सकते हैं तो वहाँ पर अधिकरण लोकेटिव वर्ड का, लोकेटिव कारक का इस्तेमाल होता है, यानी कि अधिकरण का। संबोधन में एड्रेसिव होता है, जिसे बोलते हैं हे, अजी, अहो, अरे। ये एक तरह की विभक्ति नहीं होती है। देखिए हालांकि मैंने इसको विभक्ति के अंदर लिखा है, लेकिन ये कोई विभक्ति नहीं होती है। ये विभक्ति में हम लोग देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के बाद जो कनेक्टिंग वर्ड इस्तेमाल होता है उसे हम लोग विभक्तियाँ कहते हैं, ठीक है, जो प्रत्येक रूप में इस्तेमाल होती है, जो प्रत्येक रूप में जो चिन्ह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हे, अजी, अरो ये हम लोग सेंटेंस की शुरुआत में इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए विभक्ति नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जितने कारक हम पढ़ते हैं उसमें कौन सा ऐसा कारक जिसमें कोई विभक्ति नहीं है, तो वो आप कहेंगे संबोधन, जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रेसिव। क्या देखिएगा, अब आते उदाहरण। कर्ता कारक, कर्ता कारक जिसे हम लोग, कर्ता कारक जो उदाहरण होता है इसको देखेंगे, राम ने रोटी खाई, श्याम। इसमें जो होता है, जो मेन जो क्रिया होती है, तो क्रिया का जो प्रभाव है या संबंध जो होता है वो किससे होता है, कर्ता से होता है। तो राम ने, किसने खाई रोटी, राम ने खाई। श्याम ने उत्तर कह दिया, वह बोली। अब देखिए, हाँ अब यह देखिए, कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर ने विभक्ति का इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी वहाँ पर हमको पढ़ के आइडिया लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति या कौन सा कारक है। जैसे वह बोलिया बोला, तो वह बोलिया बोला, तो वह ने बोलिया बोला तो नहीं होगा। अच्छा, वह बोला, उसने बोलिया बोला, वह बोलिया बोला, हम कहें मगर अगर वह की जगह हम बोल लिख दे उसने बोलिया बोला तो सही हो जाएगा। तो उसने की जगह हमने वह इस्तेमाल कर लिया है, और उसने में ने जो है एक प्रत्येक रूप में उसमें प्रयोग किया गया है। तो इससे हम लोग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें किस प्रकार कारक और किस प्रकार के विभक्ति का इस्तेमाल हुआ है। चौथा क्या, उसने। अब देखिए आगे सेंटेंस, उसने 1 रुपया दिलवाया, तो यहाँ पर ने विभक्ति यानी प्रत्यय का प्रयोग हुआ, जिसे हम लोग विभक्ति कह रहे हैं, ठीक है ना, जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं कर्म कारक। कर्म कारक में क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है, क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, कर्म पड़ रहा है, इसीलिए से बोलते हैं कर्म कारक। जैसे मैंने जो है वो तो करता है, लेकिन मैंने हरि को बुलाया, तो हरि क्या है, कर्म है, हरि क्या है, कर्म है। तो जैसे माँ ने, तो माँ तो करता हो गया, लेकिन माँ ने बच्चे को सुलाया, किसको सुलाया, बच्चे को, तो बच्चा क्या हो गया, कर्म हो गया। तो क्रिया जो सुलाया, तो सुलाया किसको, बच्चे को सुलाया है ना, लेकिन किसे सुलाया, माँ ने, तो माँ ने बच्चे को सुलाया, तो जो क्रिया का प्रभाव है किसे पड़ रहा है, बच्चे पर पड़ रहा है, ठीक है। तो जो जिस पर क्रिया का प्रभाव बच्चे पे यानी कि कर्म पड़े, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अब जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा, कर्म को, तो मैंने हरि को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, पिता ने पुत्र को पुकारा, तो याद रखेंगे। अब आते हैं करण कारक। करण में क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंटल, जैसे से, के द्वारा, किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, तो वो चीज़ देखेंगे। वाक्य के जिस सबसे क्रिया के संबंध का बोध हो, क्रिया के संबंध का बोध हो, जैसे वह कुल्हाड़ी से, किससे, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किससे काटता है, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वो काटता है वृक्ष को, नहीं किससे काट रहा है, वृक्ष से काट रहा है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो किसकी कमाई से, अपनी कमाई से, मतलब के द्वारा हमने मदद ली है, किसकी, अपनी कमाई की मदद ली है। मैंने वृक्ष काटने के लिए किसकी मदद ली, कुल्हाड़ी की, तो के द्वारा होगा ना, द्वारा, मैंने कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काटा है, वृक्ष को काटा है। मैंने अपनी कमाई से खाना खाया, मतलब मैंने अपनी कमाई से मदद ली है। तो ये देखेंगे मदद हमने किसके लिए, किसमें द्वारा का इस्तेमाल हो रहा है, से, तो से जो और द्वारा जो मदद के संबंध में इस्तेमाल हो रहा है, इसको समझेंगे। हेल्पिंग है, हेल्पिंग वर्ड है, तो हेल्पिंग वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ड क्या है, कुल्हाड़ी है, कमाई है, कमाई से खाना खा रहा है, कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है। तो से के द्वारा, जहाँ पर से अलग होने के संबंध में नहीं बल्कि मदद के संबंध में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा देखें, संप्रदान कारक। संप्रदान के लिए मैंने क्या पढ़ा था, डेटिव यानी कि को के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इस बात का बोध हो, कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, इस बात का बोध हो, तो वह संप्रदान कारक होता है। जैसे हरि मोहन को मारता है, तो किसको मारता है, हरि मोहन को मारता है, तो यहाँ पर देखेंगे को मारता है। अब देखा, मैंने हरि को बुलाया, पिता ने पुत्र को पुकारा, माँ ने बच्चे को सुलाया, ये कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी को कुछ दिया जा रहा है। तो हरि ने मोहन को मारा है, उसको कुछ दिया है। हरि मोहन को रुपए देता है,
मतलब कुछ प्रदान किया है उसने, ठीक है। अब यहाँ पर बुलाया है, सुलाया है, पुकारा है, यहाँ कुछ देना नहीं है ना, कोई काम कर रहे हैं यहाँ पर। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, तो इस तरह का सेंटेंस आएगा। तो संप्रदान मतलब को, के लिए, यानी किसी को कुछ देना है, ठीक है। अपादान कारक, अपादान देखिए, अपादान, अब देखिए अपादान और करण कारक में कन्फ्यूजन है। करण कारक में भी से का इस्तेमाल हो रहा है, अपादान में भी से का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो करण से है वो मदद के संबंध में के द्वारा है, लेकिन अपादान में किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही है। जैसे संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो, जैसे हिमालय से गंगा निकलती, तो हिमालय से गंगा निकल रही है मतलब बाहर आ रही है। फिर लड़का पेड़ से गिरा, मतलब पेड़ से वो अलग होके गिर रहा है। राम घर से बाहर जा रहा है, तो राम घर से अलग हो रहा है, तो गंगा निकलती है हिमालय से अलग हो रही है गंगा। तो इस तरह से सेंटेंस का प्रयोग किया गया अपादान से, यानी कि अलग होने के संबंध में। तो याद रखिएगा, जब भी करण कारक को पढ़े तो दिमाग में अपादान कारक भी रखें। तो करण कारक और अपादान कारक, करण कारक से के मदद के संबंध में के द्वारा हो गया, और अपादान में अलग होने के संबंध में पढ़ना है इसको। तो दोनों में कन्फ्यूजन, दोनों को दिमाग में नहीं है। संबंध कारक, संबंध में क्या होता है, संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध का लगाव प्रतीत हो, मतलब लगाव प्रतीत हो मतलब कोई वस्तु किसी चीज, कोई वस्तु किसी व्यक्ति की है। जैसे राम की किताब, तो राम की किताब, किताब का राम से लगा, राम का किताब से लगाव है। श्याम का घर, श्याम का लगाव है किससे, घर से। रामचरितमानस किसी की पुस्तक, किसी राइटर की पुस्तक, तो उससे उसका लगाव है। आपने कोई पुस्तक लिखी तो आपका उस पुस्तक से लगाव है, ठीक है ना। तो अगर किसी पुस्तक का लगाव किसी व्यक्ति से, किसी राइटर से है, घर का लगाव किसी व्यक्ति से, किताब का लगाव किसी व्यक्ति से, या किसी भी चीज़ का लगाव किसी व्यक्ति से अगर इस सेंटेंस में इस तरह से प्रयोग हो रहा है तो समझ लीजिए संबंध कारक, मतलब संबंध का बोध करा रहा हो। अधिकरण कारक का मतलब होता है अधिकार जहाँ प्रकट करें। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, अब अधिकार कैसे होगा, में या पर, में या पर या ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है मतलब अधिकार है, ठीक है ना। तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, और कभी कभी पर की जगह में का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं, तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, तो पर और में एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है। वह द्वार द्वार भीख मांगता, द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, तो द्वार द्वार भीख मांगता चलता है का मतलब क्या है कि द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, मतलब कि द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ना तो मे का प्रयोग किया ना पर का इस्तेमाल किया। तो आपको सेंटेंस पढ़ते वक्त ध्यान रखना कि यहाँ पर कौन सा वर्ड मिसिंग है, जो अगर हम लगाएं तो वो चीज़ सेंटेंस में के अर्थ में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, और हमको आइडेंटिफाई हम कर लेंगे कि कौन सी विभक्ति और कौन सा कारक वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे वह द्वार द्वार भीख मांगता रहता है, अब ना तो यहाँ में है ना पर है, आप आइडिया लगा ही नहीं पाएंगे, ना तो को है ना तो के है, कि कुछ इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, आप कैसे करें। तो हम अगर यहाँ पर वह द्वार द्वार में भीख मांगता है ना, वह द्वार द्वार को भीख मांगता है, गलत। वह द्वार द्वार के भीख मांगता है, नहीं। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है, पर, तो पर में पर आगे इसका मतलब कि वो कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को सेंटेंस में किस प्रकार की विभक्ति आइडेंटिफाई करनी है, तो आपका ऐसा वर्ड इस्तेमाल करें जिससे उसका अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो और सेंटेंस आपको पढ़ने में अटपटा ना लगे, ठीक है। तो वो आपका इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ मिसिंग है। जैसे यहाँ मिसिंग है, मैंने अभी नीचे यहाँ बताया तो वह बोलियाँ बोला, तो वह बोलियाँ बोला, अब इसमें ना तो को का इस्तेमाल है, तो वह की जगह पर उसने बोल दे तो क्या सेंटेंस में कोई परिवर्तन होगा, नहीं, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसने बोलियाँ बोली तो ने लग गया ना, तो ने किसके लिए होता, कर्ता के लिए, कर्ता ने, ठीक है। अब आते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक में किसी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम कोई चीज़ संबोधित, कोई सेंटेंस बोलने से पहले उसको हम लोग संबोधित कर रहे हैं, मतलब संकेत प्रदान कर रहे हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, या अरे ये क्या कर रहे हो, ठीक है। इस तरह अहो, अरे, अजी, हे, ये क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम या किसी सेंटेंस से पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अक्सर जो विभक्तियाँ होती हैं यह संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही इस्तेमाल होती है विभक्तियाँ, या कोई कारक जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, जो उसका चिन्ह है वो हमेशा संज्ञा सर्वनाम के बाद ही आता है, तो भी वो विभक्ति होगी। और इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संबोधन कारक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हमारा संज्ञा सर्वनाम के बाद नहीं बल्कि शुरुआत में ही आ जा रहा है ये। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो 8 कारक आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई एक कारक ऐसा है जिसकी कोई विभक्ति होती ही नहीं है,
इसका मतलब कौन सा है वो, तो वो आपका हो जाएगा संबोधन कारक। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है, सीधे कह सकते हैं संबोधन कारक में किसी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पर इस्तेमाल होता है हे, अजी, औ, अरे, ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको याद कैसे करना है, एक जिस लोग नए बच्चे हैं उनको कैसे याद करना है, पुराने बच्चे को याद होगा। जैसे कर्ता, इसको याद करें, टोन में याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अजी आओ अरे, इस तरह से टोन में करके इसको याद कर लेंगे। अगर शुरुआत के 4-5 भी याद कर ले तो बाद का अपने आप आइडेंटिफाई करें। अलग अलग इंडिविजुअल भी याद करना चाहते हो तो इंडिविजुअल भी याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को होता है, करण से के द्वारा होता है, अपादान से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में काकी के लगता है। वैसे भी सेंटेंस में अगर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, क्या दोनों के बीच में कनेक्टिंग वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है संबंध के संबंध में हो रहा है कि संबोधन के संबंध में इस्तेमाल कर ले रहे हैं। में पर के संबंध में तो आप आइडिया लगा लेंगे, में पर ऊपर है तो अधिकरण हो जाएगा। इस तरह से आप इसको, बहुत आसान है। हाँ, अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आपको समास में दिक्कत आएगी समझने में। तत्पुरुष समास जब आप पढ़ने जाएंगे तो तत्पुरुष समास में इसका अच्छे से इस्तेमाल आना चाहिए आपको। अगर इसके बारे में पता तो आसानी से आप तत्पुरुष समास कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।